हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सीजी पाठशाला। मैं हूँ विद्या और आज ईडीओ की एग्ज़ाम को देखते हुए मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ आजीविका का लेक्चर 1। इसी तरीक़ा से मैं आजीविका के पूरे लेक्चर को अपलोड करूँगी, चूँकि हरिराम पटेल बुक से होगा। इसी तरीके से ईडीओ की एग्ज़ाम के लिए मैं ग्रामीण विकास और पंचायती राज भी आपके लिए लेके आने वाली हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था हम लोग ये चैप्टर 1 में देखने वाले हैं और इसमें किसकी क्या भूमिका होती है। तो भारत ना एक कृषि प्रधान देश है जिसका प्रमुख आधार आजीविका को समर्थन प्रदान करता है। भारत जैसे देश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जो बेस है वो कृषि के परितः घूमती है, ठीक है, कृषि के आसपास घूमती है। कृषि राज्य सूची का विषय है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट इसको देखता है एवं इसके लिए केंद्र एवं राज्य सरकारें योजना बना के नीति निर्माण करके संस्थागत तरीकों से संवर्धन करने का प्रयास करती रही है। ऐसे नवाचारी प्रयासों में क्रांतियों का अभूतपूर्व सहयोग रहा है और मतलब जो नया नवाचारी मतलब जो नया एक्सपेरिमेंट हुआ है उसमें क्रांति जो हुए हैं ना बहुत सारे, उसका बहुत सारा योगदान रहा है, जैसे कि हरित क्रांति वगैरह है वो सब, ठीक है। ऐतिहासिक पटल पर क्रांतियों ने हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति तथा अन्य क्रांतियों ने बेहतरी से कार्य कर कृषि अर्थव्यवस्था को जीवंत प्रदान किया है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ है जो हमारे लिए खाद्यान्न या वाणिज्यिक फसलें उत्पन्न करती हैं। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधन का होना अति आवश्यक होता है। ऐसे कृषि रूपी साध्य की प्राप्ति यंत्रीकरण, मशीनीकरण जैसे साधन संसाधनों से संभव हो पाया है, ठीक है। मतलब ये सब चीज़ के लिए प्राइमरी सेक्टर है तो सब चीज़ एग्रीकल्चर से ही निकल के जाता है और एग्रीकल्चर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है ना। तो उसके लिए साधन संसाधन का होना भी बहुत ज़रूरी है। इस अध्याय में क्रांतियों में यंत्रीकरण पर दृष्टि चर्चा की गई है। तो सबसे पहले हम आते हैं हरित क्रांति में, ठीक है। हरित क्रांति ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत ही बड़ा प्रभाव डाला है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों रूप से प्रभावित किया है। हरित क्रांति ने देश में कृषि उत्पादन को शून्य से लेकर शिखर तक पहुंचाया तथा देश को एक कृषि प्रधान देश बनाने में भी काफ़ी योगदान दिया है हरित क्रांति ने। पहले हमारा देश एग्रीकल्चर के लिए पूरी तरीके से अपने ऊपर निर्भर नहीं था, मतलब बहुत सारे उनको बाहर से एक्सपोर्ट करना पड़ता था सामान को, लेकिन अब पूरी तरीके से भारत कृषि प्रधान देश हो चुका है और अपनी ज़रूरतों के लिए वो खुद ही करता है, साथ ही साथ में एक्सपोर्ट भी करता है, मतलब एग्रीकल्चर काफ़ी इंक्रीज हुआ है। तो देखो, अब आशय क्या है, कृषि में परंपरागत तकनीकी तथा खेती की विधियों को आधुनिक विधियों द्वारा परिवर्तन करना हरित क्रांति का आशय है। और हरित क्रांति का उद्देश्य क्या है, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना, ये हरित क्रांति का उद्देश्य है। विश्व में हरित क्रांति के बारे में देख लेते हैं। तो जो हरित क्रांति जो शब्द है ना, प्रतिपादन ना 1968 में किया गया था वर्ल्ड में, ठीक है, 1968 में, और अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम गॉड के द्वारा किया गया था, विलियम गैड के द्वारा किया गया था, ठीक है। विलियम गैड जो अमेरिका के थे, यूएसएडी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ऑफ इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट के निर्देशक थे, ठीक है, निदेशक थे विलियम गॉड। यूएसएडी के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट के क्या थे, निर्देशक थे। और ना नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो है ना, ये विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, ठीक है। विश्व में अर्नेस्ट बोरलॉग जो है ना वो विश्व में माने जाते हैं, और अमेरिका में पूछे जाएगा तो कहाँ पे क्या नाम है इनका, विलियम गैड के द्वारा किया गया था, ठीक है, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट के निदेशक थे। जो अर्नेस्ट बोरलॉग जो है ना, उनका जो जन्म है वो 1914 में हुआ था। स्थान कहाँ, अमेरिका के आईवोवा प्रांत में हुआ था नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग का जन्म, ठीक है। ये भी अमेरिका में ही इनका जन्म हुआ था, लेकिन इनका जो कर्म क्षेत्र रहा ना, जहाँ पे इन्होंने काम किया है वो मैक्सिको था, ठीक है। मैक्सिको रॉकफेलर एंड फोर्ड फाउंडेशन में ये काम करे हैं इन्होंने, इनका कर्म क्षेत्र मैक्सिको रहा है। नोबेल पुरस्कार मिला है अर्नेस्ट बोरलॉग को शांति के क्षेत्र में 1970 में मिला है, ठीक है। 1968 में हरित क्रांति स्टार्ट हुआ और 1970 में नोबेल पुरस्कार इनको मिल गया, ठीक है, अर्नेस्ट बोरलॉग को। पुरस्कार ना विश्व खाद्य पुरस्कार भी इनको मिला है। और ना इन्होंने क्या किया था, बोनी प्रजाति की गेहूं का विकसित इन्होंने किया था, मतलब यूज़ किया था, ठीक है, फसल की बोनी प्रजाति का इन्होंने विकसित किया था या फिर आविष्कार किया था।
अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय शोध संस्थान, तो देखो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है ना वो मनीला फिलीपींस में है। ठीक है, मनीला फिलीपींस में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। अंतर्राष्ट्रीय गेहूं एवं मक्का संस्थान जो है ना वो मैक्सिको में है। मक्का गेहूं मैक्सिको। ठीक है, उसके बाद में राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्था जो है वो जयपुर में है। कृषि विपणन मतलब क्या होता है, बेचना होता है। ठीक है, मतलब जो हम विपणन करते हैं, ठीक है, लेते हैं और उसके बाद में फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब वही विपणन का कार्य होता है। तो वो कहाँ है, संस्था जयपुर में है। और गेहूं एवं मक्का संस्थान कहाँ पे है, मैक्सिको में है। और चावल अनुसंधान संस्थान मनीला फिलीपींस में है। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय ना गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 1960 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो कि यूपी में पहले था। ठीक है, पहले यूपी में था लेकिन अब ये उत्तराखंड में चला गया है। गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, तो उन्हीं के नाम पे प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 1960 में। ठीक है, अब देखो तत्कालीन राजनीतिक प्रमुख देखें तो राष्ट्रपति ना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उस समय की जब हरित क्रांति आया उस समय ना कौन थे, राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो कि हमारे दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। ठीक है, मतलब राजेंद्र प्रसाद के बाद में। उसके बाद में प्रधानमंत्री ना उस समय इंदिरा गांधी थी और खाद्य मंत्री ना एस सुब्रमण्यम थे। ठीक है, एस सुब्रमण्यम खाद्य मंत्री थे। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है और डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का जन्म ना तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ। ठीक है, तो एम एस स्वामीनाथन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं भारत में हरित क्रांति के जनक, और ये तमिलनाडु के चेन्नई से बिलोंग करते थे। ठीक है, हरित क्रांति से संबंधित शोध संस्थान एवं कार्यक्रम देखते हैं तो 1929 में ना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई। 16 जुलाई 1929 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद हुई। उसके बाद में अनुशंसा किसने किया था, रॉयल कमीशन ने इस अनुशंसा किया था हरित क्रांति मतलब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का रॉयल कमीशन ने अनुशंसा किया था। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पुनर्गठन ना इसका ना 1929 में तो स्थापना हो गई थी, फिर उसके पुनर्गठन इसका हुआ 1965 में पुनर्गठन हुआ। ठीक है, पूर्व नाम क्या था, इंपीरियल कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इसका नाम था। इंपीरियल कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इसका पहले नाम था, फिर उसके बाद इसका नाम चेंज हो गया भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक है, 1965 में। मुख्यालय कहाँ पे है इसका, नई दिल्ली में मुख्यालय है। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का। और देखो अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट डेट बताया जाएगा कि जब कहाँ, जिसमें कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें घटित हुई है हमारे भारत में। तो 1951 से 56 के बीच में ना प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में कृषि का विकास का लक्ष्य रखा गया था। 51 से 56 में प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही कृषि विकास का लक्ष्य रखा गया था। 52 में क्या हुआ, सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्टार्ट हुआ। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्टार्ट हुआ। और 1960 से 61 के बीच में क्या हुआ, गहन कृषि जिला कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। भारत के 7 राज्यों के 7 जिलों का चयन किया गया। गहन कृषि जिला कार्यक्रम के तहत भारत के 7 राज्यों के 7 जिलों का चयन किया गया 1960 से 61 के बीच में। 1963 में क्या हुआ, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना हुई। 1963 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की। और 1963 में ही कृषि पुनर्वित्त निगम आया। ठीक है, कृषि पुनर्वित्त निगम 1963 में आया। फिर उसके बाद में 1963 में ही राष्ट्रीय बीज निगम भी आया। तो तीन चीज़ आ चुके हैं 1963 में, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, कृषि पुनर्वित्त निगम, राष्ट्रीय बीज निगम, ये सब तीनों के तीनों 1963 में आए। उसके बाद में 1964 से 65 में क्या आया, गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम आया, गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम। और 1965 में ना भारतीय खाद्य निगम FCI आया। ठीक है, FCI कब बना है, 1965 में बना है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1965 में बना है। 1965 में ही ना कृषि एवं लागत मूल्य आयोग बना है, CACP। ठीक है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग।
यह केंद्र सरकार के द्वारा जारी समर्थन मूल्य को लागू करता है। जो समर्थन मूल्य है ना उसको ना लागू करने का काम करता है कृषि एवं लागत मूल्य आयोग। यह एक स्वायत्त शासी संस्था है जो कि केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधीन क्या करता है, कार्य करता है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधीन कार्य करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1966-67 में ना भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई 66-67 में, और 1998 से लेकर 1999 के बीच में ना किसान क्रेडिट कार्ड योजना स्टार्ट हुआ। किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है, योजना चालू हुआ 1998 से 1999 के बीच में, और 1999 से 2000 के बीच में ना राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना स्टार्ट हुआ। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना स्टार्ट हुआ 99 से 2000 के बीच में। 2004 में क्या हुआ, राष्ट्रीय किसान आयोग बना, ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन थे, MS स्वामीनाथन थे। ठीक है, राष्ट्रीय किसान आयोग बना 2004 में, जिसके अध्यक्ष MS स्वामीनाथन थे। 2006 में ना द्वितीय हरित क्रांति आई। ठीक है, द्वितीय हरित क्रांति आई 2006 में। 2007 में ना राष्ट्रीय किसान नीति आई। ठीक है, राष्ट्रीय किसान नीति 2007 में आई। और 2007 में ना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में कौन कौन शामिल हुए, दाल मिशन, चावल मिशन, गेहूं मिशन शामिल हुआ। ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में कौन कौन शामिल अंग हुए, दाल मिशन, चावल मिशन और गेहूं मिशन शामिल हुआ। इसकी शुरुआत 2007 से हुई। अधिनियम 10 सितंबर 2013 में ये अधिनियम बना। ठीक है, ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में ये शामिल तो हो चुके थे, लेकिन ना जो ये अधिनियम बना वो 2013 में बना, 10 सितंबर 2013 को। आयोग के अध्यक्ष कौन थे, सेवानिवृत्त IAS अधिकारी थे, बने होंगे, मतलब ये सेवानिवृत्त जो IAS अधिकारी ना इसके अध्यक्ष होंगे। ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में, और इसका ना अधिनियम बन के ये तैयार, मतलब अधिनियम बन गया खाद्य सुरक्षा मिशन 2013 में। भारत में हरित क्रांति का विस्तार पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी राजस्थान में इसका विस्तार ज़्यादा देखने मिलता है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी राजस्थान में हरित क्रांति ज़्यादा में देखने मिलता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति का विकास ना 3 चरण में हुआ। प्रथम चरण ना 1967 से 1980 के बीच में हुआ। कितने साल हो गए बताओ, ठीक है, बताओ कितने साल, 13 साल। उसके दूसरा चरण जो था ना वो 81 से 95 तक था। ठीक है, 81 से 95 के बीच में ना तीसरा चरण था। कितने साल के लिए, 15 साल के लिए। अब जो दूसरा चरण और तीसरा चरण जो था ना 1995 से अब तक ना ये तीसरा चरण चल रहा है। ठीक है, तो प्रथम चरण 1967 से 80 के बीच में हुआ। दूसरा चरण जो है ना 81 से 95 के बीच में चला। अब उसका तीसरा चरण जो है ना 1995 से अब तक चल रहा है, तीसरा चरण। हरित क्रांति के लिए किए गए प्रयास, क्या क्या प्रयास किए गए थे, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया, उन्नत बीज का प्रयोग किया गया, सिंचाई सुविधा का विकास किया गया, बहुफसली कार्यक्रम लाया गया, आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग किया गया, कृषि सेवा केंद्र की स्थापना की गई, कृषि उद्योग निगम की स्थापना की गई और मृदा परीक्षण किया गया। तो ये सब चीज़ किए गए हरित क्रांति के तहत। ठीक है, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, उन्नत बीज का प्रयोग, सिंचाई सुविधा का विकास, बहुफसली कार्यक्रम, आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग, कृषि सेवा केंद्र की स्थापना, कृषि उद्योग निगम की स्थापना और मृदा परीक्षण, ये सब किया गया। ठीक है, द्वितीय हरित क्रांति, इसको ना इंद्रधनुषी क्रांति कहते हैं या फिर सतरंगी क्रांति कहते हैं। ठीक है, द्वितीय हरित क्रांति को, और इसकी अवधारणा ने APJ अब्दुल कलाम ने दी थी और MS स्वामीनाथन, दोनों मिलकर दिए थे। इसमें ना राशि आवंटन किया गया था 50,000 करोड़। ठीक है, 50,000 करोड़ राशि आवंटन की गई थी, और इसको इंद्रधनुषी क्रांति भी या सतरंगी क्रांति भी कहते हैं, जिसके अवधारणा APJ अब्दुल कलाम और MS स्वामीनाथन ने दिया था। हरित क्रांति के लिए प्रयोग किए गए फसलों की किस्में अगर देखें तो विश्व में ना गेहूं के लिए जो किस्म मतलब बीज थे वो कौन था, लर्मा रोजो, इसको बनाया गया
और नोरिन तथा सोनारा 64, ये सब ना विश्व में हरित क्रांति के लिए ये फसल में गेहूं का किस्म था। ठीक है, तो कौन सा, लरमा रोजो 64A, नोरिन तथा सोनारा 64। ठीक है, तो ये विश्व में किया गया है। और चावल में ना विश्व में किया गया ताइचुंग IR 36, IR 64, IR 72। ठीक है, तो IR ना ज़्यादातर की चावल के लिए था ताइचुंग, IR 36, IR 64, IR 72, और गेहूं के लिए लरमा रोजा 64A, नोरिन तथा सोनारा 64। और भारत में ना गेहूं के लिए क्या था, सोनारा। ठीक है, सोनारा था, सोनारा 64 से शरबती सोनारा, ठीक है, बना। तो ये गेहूं के लिए था भारत में। ठीक है, सोनारा 64 से शरबती सोनारा। और चावल के लिए था ना लरमा रोजो 64A से पूसा लरमा। ठीक है, लरमा रोजो 64 से पूसा लरमा, ये चावल के लिए था। ठीक है, और जो हरित क्रांति का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है ना, वो गेहूं के लिए फंसा है, गेहूं में पड़ा है। और गेहूं जो कि रबी फसल है, ठीक है, ठंडी के टाइम में उगती है। प्रभावित फसलों का क्रम देखें तो गेहूं सबसे ज़्यादा हुआ, फिर धान हुआ, फिर मक्का हुआ, फिर ज्वार हुआ, फिर बाजरा। सबसे ज़्यादा गेहूं, फिर धान, फिर तीसरे नंबर पे मक्का, फिर ज्वार, फिर बाजरा में इसका प्रभाव पड़ा। तो भारत में कौन कौन सा था, गेहूं सोनारा 64, और चावल क्या था, लरमा रोजो 64A से पूसा लरमा। ठीक है, हरित क्रांति कृषोन्नति योजना, इसका प्रारंभ हुआ 2005 में। कृषक उन्नति, कृषोन्नति मतलब कृषक प्लस उन्नति, है ना। तो उद्देश्य क्या था, किसानों की आय में वृद्धि तथा कृषि का वैज्ञानिकरण करना, इसका लक्ष्य था हरित क्रांति कृषोन्नति योजना का। एकीकृत बागवानी विकास मिशन, मतलब देखो इसमें बहुत सारी योजनाएं शामिल थी, जैसे कि एकीकृत बागवानी विकास कार्यक्रम MIDH, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSA, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन NMSA, कृषि विस्तार का प्रस्तुतिकरण SMAE, बीज और पौधारोपण सामग्री पर उप मिशन SMSP, और कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन SMEM, पौध संरक्षण एवं पौध संग्रह, मतलब इसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड सब चीज़ थे। एकीकृत बागवानी विकास कार्यक्रम, खाद्य सुरक्षा मिशन, सतत कृषि मिशन, ठीक है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, कृषि विस्तार का प्रस्तुतिकरण, बीज और पौधारोपण सामग्री पर उप मिशन, ठीक है, और कृषि का मशीनीकरण पर उप मिशन, पौधा जो को संरक्षण और पौध का जो संरोधक से संबंधित उप मिशन, कृषि जनगणना हो, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी पर एकीकृत योजना, कृषि सहयोग पर एकीकृत योजना, और कृषि विपणन, विपणन मतलब वही बेचना, मार्केट प्रोवाइड करना, विपणन पर एकीकृत योजना, और लास्ट है कृषि में राष्ट्रीय E-गवर्नेंस योजना। तो ये सब के सब हरित क्रांति कृषोन्नति योजना के तहत शामिल थे। ठीक है, जो कि प्रारंभ हुआ 2005 में। ओके, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।